तो G20 जो हो रहा है ये भी वही ढाक के तीन पात, इसका भी वही पुरस्कार होगा, इससे भी देश को मिलने वाला नहीं है। ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले बेचने का काम पाप किया है। आप जानते हैं कि देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, सभी रेलवे स्टेशन, एयर इंडिया और कई दर्जन ट्रेनें ये अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 को बताया ढाक के तीन पात, देश को इससे नहीं है फायदा, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं सीएम व पीएम। सपा सरकार के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार से जाने से पहले कस्बे के पत्रकारों से बातचीत करते हुए G20 समिट को ढाक के तीन पात बताया और कहा ऐसे सम्मेलनों से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही नहीं, उन्होंने 1947 के बाद सभी धार्मिक स्थलों में बदलाव न किए जाने की बात कही और कहा भाजपा सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। वहीं घोसी विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बड़ बोले नेता के चलते घोसी की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब देकर ओपी राजभर का मुंह बंद करा दिया था। बीजेपी सरकारी संस्थाओं को बेचकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और देश लगातार पीछे जा रहा है। मोदी योगी संविधान की कसम खाकर उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक नहीं अनेक इस प्रकार से समिट किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। तो G20 जो हो रहा है ये भी वही ढाक के तीन पात, इसका भी वही पुरस्कार होगा, इससे भी देश को मिलने वाला नहीं है। आज जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ हकतलफी, GST और ED, CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग, देश बेचे जाने का पाप करने वाली सरकार आज लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को तार तार कर रही है। ये समस्याएं ही सब पर आज भारी है और समस्याओं से देश जूझ रहा है, जनता तड़प रही है और इसीलिए इंतजार कर रही है लोकसभा 2024 का कि कब भाजपा की विदाई करनी है। हमारी तो चाहत केवल इतना है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के दिन जो धार्मिक स्थल की जो भी स्थिति रही है उसे बहाल रखा जाए, जिससे कि अमन चैन शांति बना रहे और जो हमारे देश में एक संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये भाईचारा बना रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कहने के लिए तो हर जिले में ये मेडिकल अस्पताल दे रहे हैं, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना दवाएं हैं, ना स्टाफ है। मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अस्पताल जो पहले हुआ करती थी, मेडिकल कॉलेज बनने से वो भी निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो गई है। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। आज पूरे प्रदेश में मरीज मारे मारे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार हवा हवाई बयानबाजी बहुत करती है, जमीन पर केवल समस्या ही दिखाई पड़ती है। वहीं घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि जीत समाजवादी पार्टी की भी है और इंडिया गठबंधन की भी है। घोसी की जनता ने सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का एहसास कर दिया है। सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद भी लंबे अंतराल में सपा और इंडिया की जीत हुई है। सही मायने में घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की पहले भी जीत हुई थी जब आम चुनाव हुआ था। जीता हुआ विधायक ने घोसी की जनता से गद्दारी की, तो घोसी की जनता ने सबक सिखाने के लिए इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत का एहसास कराया और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद भी हम एक लंबे अंतराल से जीत हासिल किए। तो ये जीत समाजवादी पार्टी की भी है और इंडिया की भी है, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियों का गठबंधन के रूप में इंडिया बन गया है, इसलिए ये जीत दोनों की है। समाजवादी पार्टी की भी जीत है और इंडिया की भी जीत। उन्होंने घोसी विधानसभा जीत का श्रेय वहां की जनता को दिया
और कहा कि श्रेय घोसी की जनता को है, जिसने अपने अपमान का बदला चुकाया है। और इसलिए रही बात शिवपाल यादव जी की, वो हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उनका सभी सम्मान करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिनको बोलने की बीमारी थी, जो डींग हाँकने का काम करते थे, लंबी चौड़ी डीगे हाँका करते थे, आज उनकी बोलती घोसी की जनता ने बंद कर दी है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से समाजवादी पार्टी जीती है, तब से मीडिया तक से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, लोगों से मिलने में बच रहे हैं। उनकी जो किरकिरी हुई है उनके बड़बोलेपन के नाते, आज स्वाभाविक रूप से उनको सद्बुद्धि आएगी और अनाप शनाप बयानबाजी से बचेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, उनका इंडिया गठबंधन देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को लाभकारी मूल्य फसलों का नहीं मिल पा रहा है और जानवरों का आतंक बड़ा मुद्दा है, और जो किसानों की फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और इस पर सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। इन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। इसका चुनाव किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है? देखिए, आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का आलम है। देश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है, उस समय क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। लोगों को अपना उत्पाद औने पौने दामों में बिचौलियों के माध्यम से खरीदना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर भारी पड़ रहा है। किसानों की फसल को छुट्टा जानवर 100-100, 200-200 की झुंड में आते हैं, चर करके साफ कर देते हैं। छुट्टा जानवरों के मारने से, आपस में लड़ने से, दुर्घटना होने से तमाम चौपहिया गाड़ी, तमाम मोटरसाइकिल, तमाम स्कूटर और तमाम साइकिलें से जो यात्री चलते हैं, वो आए गए दिन हताहत हो रहे हैं। प्रतिदिन 10 से लेकर के 15 मौतें केवल इनके मारने से हो रही हैं, या इनके आपस में लड़ने से हो रही हैं, या इनके द्वारा दुर्घटना घटित होने से हो रही हैं। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। यही नहीं, जिन लोगों ने कभी भूल करके भाजपा की सरकार बनाई थी, हमारे मझोले, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी, उनको भी जीएसटी के माध्यम से आज धन उगाही का शिकार बनाया जा रहा है। अब तो जीएसटी से संबंधित मामले ईडी को सौंप करके व्यापारियों के भी कमर तोड़ने की तैयारी सरकार ने कर ली है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले बेचने का काम पाप किया है। आप जानते हैं कि देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, सभी रेलवे स्टेशन, एयर इंडिया और कई दर्जन ट्रेनें ये अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान LIC, जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उनको भी अदानी के हवाले कर दिया। ये सभी प्रतिष्ठान जो बेचे गए हैं, सब लाभ वाले प्रतिष्ठान हैं, कोई हानि वाले प्रतिष्ठान नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, डबल इंजन की सरकार को देश और प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अदानी और अंबानी की। इसके साथ ही साथ संविधान की कसम खा करके बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है, साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को ये सरकार लगातार शून्य करती जा रही है, खत्म करती जा रही है, जो बहुत ही दुखद है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे
और हमारा मकसद है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। तो 24 के आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा को सत्ता से भगाना है। बतौर स्वामी प्रसाद बदलने की चर्चाएं चल रही, लगातार इंडिया को भारत में बदलने की चर्चाएं चल रही, किस नजरिए से देखते हैं? जो लोग भारतीय संविधान को पढ़े लिखे हैं, वो कभी भी इस तरह की मांग नहीं कर सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, जिसमें स्पष्ट इस बात की व्याख्या है। इसलिए इंडिया भारत दोनों हमारे देश का नाम है। हम भारत से भी प्यार करते हैं, इंडिया से भी प्यार करते हैं। दोनों संवैधानिक शब्द हैं। और सच पूछिए तो जो इंडिया हटाने की मांग कर रहे हैं और भारत की मांग कर रहे हैं कि भारत रहे, उनको भारत से प्रेम नहीं है। अगर भारत से प्रेम होता तो एक हफ्ता पहले हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते। भारत जब स्वयं में एक राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों किया? इसका मतलब है हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को न भारत से प्यार है न इंडिया से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता तो स्वाभाविक रूप से वो भारत राष्ट्र पर ही संतुष्ट रहते, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते।